हेलो फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल लॉ की तैयारी करते हुए आज हमारा अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ट्रिब्यूनल के बारे में हम सब जानते हैं, जहाँ पर भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है उसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो 1992 में रियो डिक्लेरेशन हुआ था और उस यूएन डिक्लेरेशन में यूएन कॉन्फ्रेंस बैठी थी जिसमें कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर डिसाइड हुआ था कि इंडिया भी सख्त कदम उठाएगी कि अगर हमारे किसी भी एक्टिविटी की वजह से अगर इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है तो हम उस चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्टली बाउंडेशंस लगाएंगे। साथ ही साथ हम लोग ऐसे मेजर्स लेंगे जिससे कि उनका डैमेज को कॉम्पेंसेट किया जा सके, साथ ही साथ उसको रीस्टोर करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये प्रॉमिस करने के बाद इंडिया ने 1995 में इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया। The central government establishes the National Environment Tribunal to provide strict liability for damage arising out of accidents caused from handling of hazardous substance. Yes, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बनाया जिसका काम था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी देना उन लोगों को जो कि डैमेज कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, उनके किसी हैजार्डस सब्सटेंस को यूज करने की वजह से जो भी उनके एस्टेब्लिशमेंट में एक्सीडेंट्स होते हैं, उन एक्सीडेंट्स की वजह से जो भी डैमेज होता है उसके लिए उनको कॉम्पेंसेट करते थे। इट कंसिस्ट ऑफ 31 सेक्शंस, इसमें 31 सेक्शंस आते थे टू फुलफिल द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। एंड ओनर हैज टू पे कॉम्पेंसेशन, जो ओनर था उस एस्टेब्लिशमेंट का उसको कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ता था जो भी डैमेज वो क्रिएट करते थे उसके लिए। उस इंसान को जो कि क्लेम करता है डैमेज या जिसको उसने डैमेज किया उसके ओनर को। कॉम्पोजिशन क्या होता है इसका? इसके कॉम्पोजिशन में पहला आता है चेयरमैन, दूसरा आता है वाइस चेयरमैन और तीसरे आते हैं अदर मेंबर्स, जिसके अंदर जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर्स आते हैं। व्हाट आई सेड पहला चेयरमैन, दूसरा वाइस चेयरमैन और तीसरे अदर मेंबर्स विच कॉन्स्टिट्यूट जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर्स। जो चेयरमैन होता है उसकी जो एज लिमिट है वो 70 ईयर्स है, जो वाइस चेयरमैन है उसकी एज लिमिट 65 ईयर्स है और जो अदर मेंबर्स हैं जो जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स हैं उनकी एज लिमिट है 62 ईयर्स। जो जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन, उसका सिलेक्शन होता है इस बेसिस पे कि वो जज रहा हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। जो वाइस चेयरपर्सन है उसका सिलेक्शन होता है इस बेसिस पे कि वो जुडिशियल मेंबर रहा हो हाई कोर्ट का। और जो जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स हैं वो लीगल एक्सपर्ट्स या अपने फील्ड के कोई भी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। इन लोगों को रीअपॉइंट किया जा सकता है और ये प्रेसिडेंट ही के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। जब भी बेंच बैठेगी उसमें एक जुडिशियल और एक टेक्निकल मेंबर का बैठना जरूरी है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शन में पहला है कि हैजार्डियस केमिकल वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अलग करना। फिर उसके अलावा क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए उन इंडस्ट्रीज को, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या इनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता है, क्या डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। फिर उनकी कॉम्पेंसेशन पे करने की लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट होती है। कोई भी डैमेज जो भी उससे रिलेटेड होता है वो उसको क्लियर करना। इसके अलावा उनको ये बताना कि उनको अगर कल को वो कोई भी अगर स्टैंडर्ड्स जो भी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स है, जो लिमिट उन्होंने सेट किया अगर उसको क्रॉस करेंगे तो उनको कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा और वो उनकी लिमिट भी सेट करके देते हैं। ना हु कैन क्लेम कौन कर सकता है? इनको जाके कॉम्पेंसेशन कौन क्लेम कर सकता है? हर वो इंजर्ड पर्सन जिसको की इंजरी की है इन्होंने। अब वो इंजरी परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है और फुल्ली भी हो सकती है। हर इंसान क्लेम कर सकता है। दूसरा डेथ, अगर डेथ हो जाए किसी की इंजर्ड पार्टी की तो उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फिर अगर उसके बाद एजेंट ऑफ द ओनर, अगर कोई ओनर है उस प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने अगर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो उस प्रॉपर्टी का ओनर आके क्लेम कर सकता है, या फिर उस प्रॉपर्टी का ओनर अगर यहाँ नहीं रहता तो उसका कोई एजेंट आके क्लेम कर सकता है, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके क्लेम कर सकता है। अगर इन केस वो कंपनी है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की तो उनका जो पर्सन है ऑन द बिहाफ ऑफ देम वो आके क्लेम कर सकता है। ट्रिब्यूनल खुद भी केस कर सकती है इनके ऊपर। ये तो हो गए हु कैन क्लेम। नाउ इनके फीचर्स में फीस का क्या सिस्टम है? मैक्स टू मैक्स 1000 रुपीज फीस चार्ज करते हैं ये लोग क्लेमेंट से। अगर किसी इंसान की प्रिस्क्राइब्ड इनकम, इनका कोई दायरा होता है कि इतनी इनकम से ऊपर वालों से हम फीस नहीं चार्ज करेंगे, तो एक लिमिट सेट की हुई है कि अगर आपकी इनकम इससे नीचे है तो आपको फीस नहीं देनी, तो आपको वो 1000 रुपीज भी नहीं देने पड़ेंगे। अगर 5 साल हो चुके हैं नुकसान हुए तो भी आप क्लेम नहीं डाल सकते। प्राइवेट प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ है तो आप क्लेम डाल सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरा, फोना, ड्रॉट, मिल्च एनिमल प्रॉपर्टी, ये सब अगर हुआ है तो आप क्लेम डाल सकते हैं। तो
तो ये हुआ सारा इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। तो ये एक ऐसा एक्ट था जो 1995 में बना था आफ्टर रियो डिक्लेरेशन, जिसमें डैमेजेस को कम करने के लिए, इन्वायरमेंटल डैमेजेस को कम करने के लिए स्टेप्स उठाए गए थे। और इसके बाद इन्होंने जो अथॉरिटी बनाई, उस अथॉरिटी का नाम था नेशनल इन्वायरमेंट एपिलिएट अथॉरिटी। नेशनल इन्वायरमेंट एपिलिएट अथॉरिटी इसी एक्ट के तहत एक अथॉरिटी बनी है। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे।